हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने पूर्वावस्था को कुछ भागों में बांटा था, जैसे तनुपट्ट, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट, द्विपट्ट, पार गतिक्रम। मैं इसको शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले तनुपट्ट में जो गुणसूत्र पदार्थ है, जो क्रोमैटिन पदार्थ है, उसका संघनन शुरू होता है। संघनन के बाद धीरे धीरे क्रोमैटिन पदार्थ जो होता है यानी गुणसूत्र पदार्थ, ये खुलने लगता है और गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देने लगता है, पर यहाँ पे गुणसूत्र जो होते हैं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। और इसमें ये जब खुलता है तो ये तारक काय की ओर आकर्षित होते हैं और उसके कारण अपन जो यहाँ संरचना बनती है वो एक गुलदस्ते के जैसी दिखती है, जिसको अपन गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा गुणसूत्र पदार्थ में छोटे छोटे मोतियों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर कहा जाता है। तनुपट्ट के बाद दूसरा आता है युग्मपट्ट अवस्था। जो एक जैसे गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, ये आपस में युग्म के रूप में वहां पे इकट्ठे होने लगते हैं, युग्मित होने लगते हैं और इसको अपन कहते हैं सूत्र युग्मन। और इस अवस्था में एक संकुल, एक सम्मिश्र साइनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण होता है, जिसमें अर्धगुणसूत्राणु जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा, इस अवस्था में युगली या चतुष्क दिखाई देते बनते हैं, पर वो स्पष्ट रूप से अगली अवस्था में यानी स्थूल पट्ट में दिखते हैं। स्थूल पट्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे अपन कहते हैं जीन विनिमय। जीन विनिमय यहाँ पे दो गुणसूत्रों के बीच में जो आनुवंशिक पदार्थ है उसका आदान प्रदान होता है, जिससे पुनर्योगज संततियों का निर्माण भी होता है। मतलब देखिए, अर्धसूत्राणु, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसके आखिरी में 4 कोशिकाएं बनती हैं, पर वो चारों कोशिकाएं जो होती हैं जनक कोशिका से अलग होती हैं, जबकि समसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता। समसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं बनती है और दोनों जो कोशिकाएं होती हैं वो जनक कोशिका जैसी होती हैं। यहां पे अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय प्रक्रिया के कारण ये बदलाव होता है, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। अच्छा, पुनर्योगज ग्रंथिकाएं जो होती हैं वो इसी अवस्था में बनती हैं और यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेता है। द्विपट्ट अवस्था इसके बाद की अवस्था है, जिसमें एक एक्स शेप संरचना के द्वारा समजात गुणसूत्र आपस में जुड़े होते हैं जीन विनिमय बिंदु के अलावा, और इस एक्स शेप संरचना को अपन कहते हैं क्याज्माटा। इसके अलावा कुछ कशेरुकियों में, जीवों में यह अवस्था जो होती है लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे मैंने बताया था, ये उभयचर जो होते हैं, उभयचर की जो अंड कोशिका होती है उसमें ये अवस्था बहुत लंबी चली जाती है, जिसके कारण गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते और उनका आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है। इस तरह के गुणसूत्रों को अपन कहते हैं भीमकाय गुणसूत्र। और भीमकाय गुणसूत्र में एक होता है लैंप ब्रश गुणसूत्र, जो कि उभयचर की अंड कोशिकाओं में बनता है। यहां तक अपन ने पढ़ा था। प्रोफेज 1 की अंतिम अवस्था आती है पार गतिक्रम। तो नेक्स्ट हेडिंग है पार गतिक्रम, जिसे हम डायकाइनेसिस भी कहते हैं। पारगतिक्रम में देखिए, जो क्याज्माटा होता है, क्याज्माटा गुणसूत्रों की भुजाओं से टच करता हुआ आखिरी तक पहुंच जाता है। मतलब अब बिल्कुल आखिरी बिंदु पे गुणसूत्र जुड़े रहते हैं। इसको अपन कहते हैं उपांति भवन। उपांति भवन मतलब क्याज्माटा आखिरी तक पहुंच जाए और वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। यह पूर्वावस्था 1 की अंतिम अवस्था है। इसमें कायज्माटा का उपांति भवन होता है एवं वह धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है।
अच्छा, ये जो पूर्वावस्था की आखिरी अवस्था है, आपको ध्यान होगा समसूत्री विभाजन जब अपन पढ़ रहे थे तो जो आखिरी अंतिम प्रोफेज की अवस्था में जो बदलाव होते हैं वैसे बदलाव अपन को यहाँ पे देखने मिलेंगे। जैसे केंद्रक आवरण विघटित हो जाता है, केंद्रक अदृश्य हो जाता है, कोशिकांग अदृश्य हो जाते हैं और तारक का जो तारक केंद्र जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। सब कुछ वैसा अपन को यहाँ पे देखने मिलेगा। तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। केंद्रक आवरण अदृश्य होने लगता है। केंद्रक एवं अन्य कोशिकांग अदृश्य हो जाते हैं। मतलब जो वहां पे अपन ने बदलाव देखे थे ऐसे यहाँ पे होंगे। तर्कुतंतु का निर्माण भी हो जाता है और ये तर्कुतंतु जो होते हैं वो गुणसूत्रों से जुड़ने भी लगते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं। तर्कुतंतु बन चुके होते हैं या इनका निर्माण हो जाता है। अब कोशिका मध्यावस्था में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा, इस पूरी अवस्था में गुणसूत्र पदार्थ का संघनन चलता रहता है जो कि मध्य अवस्था में पूरा होता है। इस पूरी अवस्था पूरी प्रवस्था मतलब प्रोफेज 1 की, मतलब पूर्वावस्था 1 की बात कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं पूर्वावस्था 1। इस पूरी प्रवस्था में गुणसूत्र पदार्थ का संघनन जारी रहता है। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। यह पूर्वावस्था की अंतिम अवस्था है। इसमें कायस्माटा का उपांति भवन होता है, मतलब क्याज्माटा धीरे धीरे आखिरी तक पहुंच जाता है, अदृश्य भी होने लगता है। तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं, जैसा अपन ने प्रोफेज में देखा था समसूत्री विभाजन के। केंद्र का आवरण अदृश्य हो जाता है, केंद्रक एवं अन्य कोशिकांग अदृश्य हो जाते हैं। तर्कुतंतु भी बन चुके होते हैं जो कि गुणसूत्रों से जुड़े हुए भी रहते हैं, और अब कोशिका मध्य अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस पूरी प्रवस्था में गुणसूत्र पदार्थ का संघनन जारी रहता है, और अब जब मध्य अवस्था आती है तो ये संघनन वहां पे पूर्ण हो जाता है। तो अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मध्य अवस्था के बारे में। पूर्वावस्था के बाद नेक्स्ट अगली प्रवस्था जो आती है मध्य अवस्था। मध्यावस्था 1। अब यहां पे गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसा कि अपन ने समसूत्री विभाजन में देखा था।
तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस पॉइंट को। पहली बात तो यह कि गुणसूत्र पदार्थ का संघनन यहां पे पूर्ण हो जाता है। गुणसूत्र पदार्थ का संघनन पूर्ण हो जाता है। गुणसूत्र, देखिए गुणसूत्र अभी क्या है, अपन ने देखा युगलीय अवस्था बनी थी, यानी गुणसूत्र जो है वो युग्म में है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं समजात गुणसूत्रों का युग्म मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाता है। समजात गुणसूत्रों का युग्म मध्य रेखा पट्टिका रूप में व्यवस्थित हो जाता है। यानी कोशिका कुछ इस प्रकार की दिखती है, जैसे ये बाहरी आवरण हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई, यहाँ पे ये तर्कुतंतु, सॉरी ये तारक केंद्र, तारक केंद्र के बाद यहाँ पे जो गुणसूत्र होते हैं ये युग्म में, यानी कुछ इस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं, इस तरह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। बिल्कुल बीचों बीच आके ये व्यवस्थित हो जाते हैं, इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं। और यहाँ पे तर्कुतंतु इनके काइनेटोकोर वाले भाग से जुड़े रहते हैं। मतलब ये नीचे वाला गुणसूत्र जो है ये इसका तर्कुतंतु यहाँ से काइनेटोकोर वाले भाग से जुड़ा होगा, और ऊपर वाला तर्कुतंतु ऊपर वाले गुणसूत्र के काइनेटोकोर वाले भाग से जुड़ा होगा। तर्कुतंतु दोनों ओर काइनेटोकोर वाले भाग से, काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। जैसा अपन ने वहां पढ़ा था वैसे अपन ने यहां पे देखा। देखिए जो पूर्व अवस्था है, पूर्व अवस्था बस थोड़ी सी लंबी होती है, जटिल होती है, बाकी जितना भी पार्ट है आगे का वो सब समसूत्री विभाजन के जैसा ही है। मतलब अगर आपका समसूत्री विभाजन आपको अच्छे से तैयार है, अच्छे से आपको बनता है, तो फिर आपको अर्धसूत्री विभाजन में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये हो गई मध्य अवस्था। अब अगली अवस्था आती है पश्च अवस्था। पश्च अवस्था एक, यानी एनाफेज 1, और इसको अपन कहते हैं मेटाफेज। अब देखिए एनाफेज 1 में क्या होता है, जैसे ये नीचे वाला जो तर्कुतंतु है ये इस गुणसूत्र को अपनी ओर खींचेगा, ऊपर वाला तर्कुतंतु जो है ये अपनी ओर खींचेगा। तर्कुतंतु जो होता है वो सूक्ष्म नलिका से, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, और वो जो सूक्ष्म नलिका है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। तर्कुतंतु सूक्ष्म नलिका से बना होता है और वो सूक्ष्म नलिका ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो तर्कुतंतु जो होते हैं ये गुणसूत्रों को विपरीत दिशा में खींचते हैं, मतलब ऊपर वाला अपनी ओर खींचेगा, नीचे वाला अपनी ओर खींचेगा। तो ये होता है पश्च अवस्था में। इसमें तर्कुतंतु गुणसूत्रों को
विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं, जिससे गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। देखिए अभी ये युग्म के रूप में है, अभी ये पेयर में है, और जैसे ये यहाँ पे खिंचाव होगा तो ये वाला गुणसूत्र नीचे चला जाएगा और ये वाला गुणसूत्र ऊपर जाने लगेगा। मतलब यहाँ पे तारक गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता। जैसा अपन ने समसूत्री विभाजन में देखा था कि पूर्वावस्था में वो पश्च अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसमें तर्कुतंतु गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं, जिससे गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। अच्छा, ये मैं लिख दे रहा हूं, जो तर्कुतंतु होते हैं, तर्कुतंतु सूक्ष्म नलिकाओं के बने, होते हैं, जिसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है। तर्कुतंतु काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, एवं अच्छा, जो अर्धगुण सूत्राणु होते हैं, मतलब जो भुजाएं होती हैं इसकी, वो अभी भी गुणसूत्र बिंदु से ही जुड़ी हैं, क्योंकि गुणसूत्र बिंदु का विभाजन तो हुआ नहीं है। जबकि अर्धगुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता। चलिए इसको अब रिवाइज कर लेते हैं। पश्च अवस्था यानी एनाफेज 1, ये पहली अवस्था, पूर्वावस्था के बाद मध्य अवस्था, फिर पश्च अवस्था। इसमें तर्कुतंतु जो होते हैं वो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुव की ओर खींचते हैं। जैसे यहाँ पे युग्म है, एक गुणसूत्र ये ऊपर वाला है, नीचे वाला गुणसूत्र ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, और खींचने के कारण ये अलग अलग हो जाएंगे, पर गुणसूत्र बिंदु विभाजित नहीं होगी। तर्कुतंतु अभी भी काइनेटोकोर वाले भाग से जुड़े हुए हैं। काइनेटोकोर क्या, जो गुणसूत्र बिंदु के ऊपर जो प्रोटीन भाग होता है उसको अपन कहते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से ये जुड़े होते हैं। और तर्कुतंतु जो होते हैं वो सूक्ष्म नलिका से बने होते हैं, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। आपको ध्यान होगा पिछली जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था पिछले लेसन में, कोशिका वाले में, उसमें अपन ने आखिरी में कशाभिका और पक्षमाभिका की बात की थी। वैसे ही सेम ये भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। काइनेटोकोर वाले भाग से तर्कुतंतु सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं जिसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है। तर्कुतंतु काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। जबकि गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन यहाँ पे नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। समसूत्री विभाजन में पश्च अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है, पर अर्धसूत्री विभाजन में पश्च अवस्था 1 में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता।
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु विभाजित नहीं होती। तो ये हमने पढ़ा अभी फर्स्ट अवस्था के बारे में। नेक्स्ट आती है अंत्य अवस्था। टीलोफेज 1। अंत्य अवस्था में अब आपको तो ध्यान है समसूत्री विभाजन की अंत्य अवस्था में क्या क्या हो रहा था, सेम वही चीज यहां पे होने लगती है। अब गुणसूत्र जो है वो अलग अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पे कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू होता है। आखिरी में कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू होने के बाद कोशिका यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अर्धसूत्री एक के बाद जो दो कोशिकाएं बनी वो अर्धसूत्री दो में प्रवेश कर जाती हैं, यानी दो बन गई हैं, फिर उसके बाद अर्धसूत्री दो में प्रवेश करेंगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अर्धसूत्रण एक और दो लगातार चलते हैं और फाइनली आखिरी में चार कोशिकाएं मिलती हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। इस अवस्था में गुणसूत्र अपनी स्पष्टता खो देते हैं। केंद्रक आवरण एवं अन्य कोशिकांग का पुनर्निर्माण होता है। इनका दोबारा फिर से ये बन जाते हैं। अब कोशिका द्रव्य विभाजन यहां पे प्रारंभ होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू होता है जिससे दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। अब देखिए दो संतति कोशिकाएं बन गई। अब ये दो संतति कोशिकाएं अर्धसूत्री दो में प्रवेश करेंगी। अब यह संतति कोशिकाएं अर्धसूत्रण दो में प्रवेश करती हैं। अब अर्धसूत्रण एक जब पूरा हो जाता है और अर्धसूत्रण दो शुरू होने से पहले यहां पे एक अवस्था आती है जिसे अपन अंतराल अवस्था कहते हैं। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्रण एक एवं अर्धसूत्रण दो के मध्य अंतराल अवस्था होती है। अंतराल अवस्था जिसे अपन इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं, जिसे अपन इंटरकाइनेसिस कहते हैं।
मतलब ये थोड़ा सा एक गैप फेज होता है जहां कोशिका अपने आप को आराम देती है। अर्धसूत्रण 1 एवं 2 के मध्य अंतराल अवस्था होती है। अच्छा, इस अवस्था में कोई डीएनए का प्रतिकृति नहीं होता, जीन्स की नंबर में भी, जीन्स की संख्या में भी कोई बदलाव नहीं होता, पर हाँ तारक केंद्र का विभाजन होता है। इस अवस्था में तारक केंद्र का विभाजन होता है, क्योंकि अभी 2 तारक केंद्र बने हैं। अभी क्या है, अभी जो अवस्था हमको दिख रही है, देखिए ये अंत अवस्था हो गई। जैसे ये अंत अवस्था के बाद क्या होगा, ये कोशिका 2 कोशिकाओं में बदल जाएगी, ये 1 कोशिका 2 में बदल गई, है ना। तो तारक केंद्र एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे हो गया। पर अब क्योंकि तारक केंद्र 1 कोशिका में 2 होते हैं, तो यहाँ पे तारक केंद्र का विभाजन होता है। तारक केंद्र का विभाजन इस अवस्था में होता है। तारक केंद्र का विभाजन अंतराल अवस्था में होता है। तो अब यहां पे अर्धसूत्रण 1 पूरी तरह से खत्म हो गया है। अंतराल अवस्था में कोशिका चली गई, तारक केंद्र का विभाजन वहां पे हो गया। अब ये कोशिका अर्धसूत्री 2 में प्रवेश करेगी, जो कि बिल्कुल सरल प्रक्रिया है और बिल्कुल समसूत्री विभाजन जैसी है। तो ये बहुत जल्दी अपन पूरी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धसूत्री 2 की कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अर्धसूत्रण 2 के बारे में। अर्धसूत्रण 2, इसमें क्या होता है कि जो अवस्थाएं हैं वो वैसी ही हैं, तो अपन इसको जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं। सबसे पहली आती है इसमें पूर्वावस्था 2। अब इसमें अलग अलग अवस्थाएं नहीं होती, तनुपट, स्थूलपट, ये सब कुछ नहीं होता, वो सिर्फ पहले वाले में होता था। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट अपन ने समसूत्री विभाजन पढ़े थे, वही पॉइंट यहाँ पे आएंगे। पूर्वावस्था 2 में क्या होगा, गुणसूत्र पदार्थ संघनित होगा, गुणसूत्र स्पष्ट रूप में नहीं दिखते, तारक केंद्र विपरीत ध्रुव की तरफ विपरीत ध्रुव की ओर जाता है। तारक यानी एस्टर का निर्माण होता है। मतलब सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे अपन ने समसूत्री विभाजन में देखा था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे केंद्रक, आवरण, केंद्रिका, ये सब अदृश्य हो जाते हैं। सब कुछ वैसे ही है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट अवस्था आती है मध्य अवस्था। मध्य अवस्था 2, मध्य अवस्था 2 भी जो है वो समसूत्री विभाजन जैसी होती है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, समसूत्री विभाजन की मध्य अवस्था जैसा। सेम वैसे ही, मतलब गुणसूत्र जो है वो मध्य पट्टिका में आके व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है पश्च अवस्था 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायग्राम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे अपन ने वहां पे डायग्राम देखा वैसे यहाँ पे पश्च अवस्था 2 में
गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। जैसे वहां पे पश्च अवस्था 1 में नहीं होता, पश्च अवस्था 2 में होता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है और कोशिका में कुछ इस तरह से दिखता है अपन को, जैसे ये तारक केंद्र, जैसा अपन ने डायग्राम वहां पे देखा था वैसे ही यहाँ पे दिखेगा। मतलब ये गुणसूत्र बिंदु जो है वो दोनों अर्ध गुणसूत्राणु को ऊपर की ओर खींचती है। जैसे ये गुणसूत्र बिंदु है और इससे इसकी दोनों भुजाएं जुड़ी होंगी, यानी इस तरह से ये दोनों को खींच रही है ऊपर की ओर। और ऐसे यहां पे भी सेम जैसा अपन ने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था वैसे ही यहां पे होता है। मतलब यहां पे गुणसूत्र बिंदु विभाजित होती है और तारक केंद्र विपरीत ध्रुव की तरफ खींचते हैं। तो ये पश्च अवस्था के बारे में हो गया। और आखिरी आती है अंत्य अवस्था। अंत्य अवस्था 2। तो इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। मतलब अंत में मतलब अर्धसूत्रण 2 के पश्चात, अर्धसूत्रण 2 जब पूरा हो जाता है तो आखिरी में 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए पूर्वावस्था 2 ये वैसे ही है। गुणसूत्र पदार्थ का संघनन यहाँ पे शुरू होगा। गुणसूत्र अलग अलग होने लगेंगे पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तारक केंद्र विपरीत ध्रुव की तरफ गति करता है, तारक का निर्माण होता है, मतलब एस्टर का निर्माण होता है। बंध्य अवस्था बीचों बीच आके गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। पश्च अवस्था गुणसूत्र बिंदु, यहां पे ठीक कर लीजिएगा इसको, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होगा, गुणसूत्र बिंदु दोनों अर्ध गुणसूत्राणुओं को ऊपर की ओर खींचेगी। अंत्य अवस्था कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो ये हो गया अर्धसूत्रण 1 और अर्धसूत्रण 2 पूरा। तो अब अर्धसूत्रण 2 के पश्चात जो 4 कोशिकाएं बनी हैं, ये चारों कोशिकाएं अगुणित होती हैं और ये जनक कोशिकाओं से अलग अलग होती हैं। क्यों होती हैं ये मैंने बताया था अभी, कि जीन विनिमय प्रक्रिया होती है और वहां पे आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है, इसलिए ये संतति जो नई बनती हैं वो जनक कोशिकाओं से भिन्न होती है। ये तो हो गया विभाजन की बात। अब देखिए कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो समसूत्री विभाजन के लिए विष का कार्य, मतलब पॉइजन का कार्य करते हैं। अगर ऐसे पदार्थ कोशिका के विभाजन के समय संपर्क में आ जाएं तो कोशिका विभाजन प्रभावित होता है। ऐसे कुछ पदार्थ के नाम हैं, जैसे समसूत्री विभाजन को रोकने के लिए कुछ पदार्थ यहां पे अपन नाम लिख रहे हैं। जैसे एक होता है राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज और राइबोन्यूक्लियस पी, ये एंजाइम होता है। ठीक है, मैं यहां पे पी भी लिख देता हूं। ये एंजाइम जो होता है ये समसूत्री विभाजन को प्रभावित करता है। कई बार ये अंतरावस्था के आखिरी में और प्रोफेज जो होता है पूर्वावस्था इसको प्रभावित करता है। इसमें इसके अलावा है एक एजाइड। एजाइड एक रासायनिक पदार्थ है जो प्रभावित करता है इसको। मस्टर्ड गैस, ये नाम आपको ऐसे ही ध्यान रखने पड़ेंगे, मस्टर्ड गैस। फिर एक्सरे, एक्सरे आपको पता है जैसे अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं ऐसे ही एक्सरे होती है। और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है एक पदार्थ जिसका नाम है कोल्चिसीन, यहां पे लिख रहा हूं मैं। एक पदार्थ होता है कोल्चिसीन। कोल्चिसीन बहुत खतरनाक पदार्थ होता है कोशिका विभाजन के लिए। ये समसूत्री विभाजन को मेटाफेज यानी मध्य अवस्था पर लाकर रोक देता है। ये तर्कु तंतु को काम नहीं करने देता, जिससे कोशिका मध्य अवस्था पे आके रुक जाती है।
तो कोल्चिसीन जो है इसका स्रोत है, मतलब पादप जो है इसका नाम है कोल्चिकम ऑटमनेल। ये कोल्चिकम ऑटमनेल से मिलता है, यानी ये वनस्पतिक नाम है पादप का। दूसरा, ये एक अल्कोलॉइड वर्ग का ये अल्कोलॉइड वर्ग में रखा गया। अल्कोलॉइड मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। फिर यह कोशिका को मध्य अवस्था में रोक देता है। मध्य अवस्था मतलब समसूत्रण के समय। मध्य अवस्था में रोक देता है। अब आप सोचिए, जब ये मध्य अवस्था में रोक देगा तो गुणसूत्र धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता जाएगा, गुणसूत्र में बदलाव आएगा, उनका साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि आगे की प्रक्रिया तो नहीं हो रही है ना। गुणसूत्र जो पहले बढ़ चुके हैं, मतलब वो जो डीएनए की मात्रा बढ़ चुकी है वो भी बढ़ जाएगी, तो वो मध्य अवस्था में आते आते कोशिका आगे यानी पश्च अवस्था में नहीं जा पाती, जिसके कारण फिर उसका विभाजन भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे कोशिका का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये एक खतरनाक पदार्थ के रूप में साबित हुआ है समसूत्री विभाजन के लिए। तो ये अपन ने कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन चैप्टर में थ्योरी वाला पार्ट अपन ने कंप्लीट किया। अब आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, और आने वाले लेक्चर में हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आने वाली क्लास में ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसको तैयार रखिए। थैंक यू।